हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुदेश सर केमिस्ट्री। बेटा, जिस तरह से मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर गैस स्टेट के अभी 4 वीडियो बनाया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से लेके टिल मैंने लास्ट इसके पहले टॉपिक कवर कराया था बेटा, वो हमारा था काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। और वो कंटिन्यूटी पार्ट में मैंने आपको उसके बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स भी करा के दे दिया था। और हमने देखे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, वो पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिए। बेटा अब बात आती है, एक्चुअली जब मैंने आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि पोस्टलेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट 2 पोस्टलेट ऐसे थे कि दैट पोस्टलेट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द वैन डर वाल। लेकिन मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन साहब ने वो जो 2 पोस्टलेट्स दिए थे वो थी सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशंस के लिए। तो वैन डर वाल साहब को लगा कि अगर रियल गैस के लिए मुझे कुछ इक्वेशन होनी है तो मैं क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उसमें कुछ प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन ये सब करा के अपनी एक इक्वेशन बना ली। बेटा आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये सब थोड़ा इनसे हटके है, वो है कि रियल गैस क्या होती है और आइडियल गैस क्या होती है। एक्चुअली मैं आपको पहले से ही बताते आया हूँ कि बेटा हमारा जो रियल गैस एंड आइडियल गैस है, मतलब एक्चुअली टॉपिक तो हमारा यही है बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर कॉल्ड एज ए गैसियस स्टेट। और इस टॉपिक में जो मुझे आपको आज बताना है ये है कि एक्चुअली रियल गैस क्या होगी और आपकी आइडियल गैस क्या होगी। अगर किसी बुक में आप देखो बेटा, रियल गैस और आइडियल गैस पता करने के अपने अपने तरीके होते हैं, और वो तरीके क्या है मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में सिंपल चीज है कि आइडियल गैस क्या होती है मैं आपको बता दूं। बेटा आइडियल गैस ऐसी कोई भी नहीं होती है। फिर रियल गैस क्या होती है बेटा, जो आपको हमको सबको मालूम है वही हमारी रियल गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड रियल गैस जो हमें मालूम है एग्जिस्ट करती है, अमोनिया एग्जिस्ट करता है, रियल गैस है। ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट करता है, रियल गैस है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, रियल गैस। ये सारे जो गैसेस हमको आपको मालूम है ये सारे रियल गैसेस है। तो आइडियल गैस क्या है, तो इस रियल गैस में कुछ कंडीशंस आप लगा के उसको आइडियली बिहेव करा सकते हो। तो आइडियली बिहेव करना मतलब वो एक इक्वेशन को ओबे करता है। तो मैं पहली बता दूं बेटा, अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं तो दिस गैस विच ओबेज पीवी इक्वल टू एनआरटी। बेटा जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को ओबे करेगा वो अपनी आइडियल गैस होगी। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इस केस में अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखो बेटा, दिस गैस डेविएट फ्रॉम, और इट डेविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। दैट मीन्स इस केस में अगर आप देखो ना तो पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी होती है बेटा। जहां पर पीवी इक्वल टू एनआरटी बैठ गया आइडियल है, जहां पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी है वो हो गया रियल। अब ऐसा क्यों होता है मैं पहले से बताते आया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि उन्होंने क्या किया था बेटा, रियल गैस में और आइडियल गैस में एक छोटा सा डिफरेंस बताया था। बेटा मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन साहब ने बताया था कि गैस मॉलिक्यूल्स को उन्होंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस मेंशन किए थे। दिस विल बी कॉल्ड एज ए वर्ड बेटा, पॉइंट चार्जेस। किसके लिए, ये आइडियल गैस के लिए था। तो उसी तरह से हमारे वैन डर वाल साहब ने बोला था भाई मेरे पास जो रियल गैसेस है मैं उनको पॉइंट चार्जेस तो नहीं समझूंगा, बड़े बड़े गोले समझूंगा, और गोलों को आप स्फीयर भी बोल सकते हो। मतलब हमारे वैन डर वाल साहब के हिसाब से जो कंटेनर में गैस है वो गैस को कैसे कंसिडर किया गया, स्फीयर, बड़े बड़े छोटे छोटे पार्टिकल के जैसे। तो स्फीयर है मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स है। और इन्होंने मैक्सवेल साहब ने और बोल्ट्जमैन साहब ने आइडियल गैस को क्या कंसिडर किया था, छोटे छोटे डॉट बेटा, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट चार्जेस। मतलब यहां से एक चीज तो क्लियर हो ही गई बेटा, पॉइंट चार्जेस है मतलब इस केस में अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सिग्निफिकेंट, मतलब कंसिडरेबल है। देखो आपको अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये गैस में इसकी वॉल्यूम और ये कंटेनर की वॉल्यूम क्या ये सिग्निफिकेंट है कि नेग्लिजिबल है, तो बोलेंगे हाँ सर ये कंसिडरेबल है, क्योंकि इतनी बड़ी वॉल्यूम इतने से छोटे से डब्बे में है तो ये कंसिडरेबल है, मतलब ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन इस गैस के अंदर ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है आपको, ये छोटा सा पॉइंट बेटा, ये छोटे से पॉइंट का वॉल्यूम ये बड़े से कंटेनर के वॉल्यूम से कंपेयर करो तो आप क्या बोलो सर, इस केस में वॉल्यूम ऑफ द गैस इज ए नेग्लिजिबल। समझ में आ रहा, आइडियल गैस में वॉल्यूम ऑफ द गैस जो भी होती है बेटा वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम से कंसिडर करें तो नेग्लिजिबल है। लेकिन हमारे रियल गैस में एक गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम
कंटेनर की वॉल्यूम से कंपेयर करें तो वो नेग्लिजिबल नहीं है, वो कंसिडरेबल है, मतलब उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, मतलब वो सिग्निफिकेंट है, राइट। अब इन्होंने ये छोटा सा पॉइंट बता दिया बेटा आइडियल और रियल के लिए। इतना ही नहीं, खास बात आपको एक बताऊं ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, अगर मैं इनकी बात करूं आइडियल में, तो छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। हम बोलेंगे नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ऐसे गैस मॉलिक्यूल है भाई, उनके बीच में कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। कैसे रहेगा आप ही सोचो, अगर ये पॉइंट चार्जेस है बेटा तो सरफेस एरिया कहाँ रहेगा, सरफेस एरिया होगा ही नहीं, और भाई जहां सरफेस एरिया नहीं होगा वहां अट्रैक्शन की बात ही नहीं कर सकते। तो ऐसे गैसेस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। लेकिन ये देखो बड़े बड़े स्फीयर है, स्फीयर मतलब सरफेस एरिया भी आ गया, एक सरफेस एरिया दूसरे सरफेस एरिया को क्या कर सकता है बेटा, अट्रैक्ट कर सकता है। दैट मीन्स हम बोलेंगे इट हैज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये कुछ छोटी सी चीजें थी बेटा जो आपको बताना चाहती थी कि यहाँ हम लोग रियल गैस को आइडियल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसी रियल गैस हो सकती है बेटा और ऐसे आइडियल गैस हो सकती है। तो मतलब आपने क्या देखा, आइडियल गैस में नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आइडियल गैस में जो गैस की वॉल्यूम होती है बेटा वो नेग्लिजिबल है विद द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, विद द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। लेकिन रियल गैस में वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कंसिडरेबल या सिग्निफिकेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द कंटेनर। मतलब ऐसे गैसेस जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को ओबे करते हैं बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज आइडियल गैस, और ऐसे गैसेस जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को ओबे नहीं करते, डेविएट करते हैं, ऐसे गैसेस को क्या बोला गया है, रियल गैस। ये एक्चुअली बुक में भी लिखा हुआ है इसी तरह से। लेकिन मैं चाहता हूं अगर हमको एग्जामिनर एग्जाम में रियल गैस और आइडियल गैस को पता करने को पूछे तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो बेटा, कोई भी गैसेस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है पीवीटी, कोई भी गैस। स्टार्टिंग में पढ़े हुए अपने स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले यही बताया जाता है कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स एंड ऑल। तो यहां पर अब हम बता सकते हैं कि पीवीटी, पीवी और टी से हम आइडियल गैस को रियल गैस से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये नीट में और ये आईआईटी में पूछा गया सवाल है। अब मैं सवाल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। कंसेप्ट समझ में आ गया तो ऐसे सवाल जब भी दिखेंगे बेटा आप लोग बैठे बैठे सॉल्व करा लोगे। अब चीजें अपने आप में समझने की कोशिश करो। मैं सबसे पहले आइडियल गैस की बात कर रहा हूं बेटा। आइडियल गैस मतलब क्या होता है, सोचो। एक काम करेंगे ना भाई, पहले रियल गैस की बात करेंगे। सुनो, ये एक छोटा सा वॉल्यूम है और ये छोटे से वॉल्यूम में एक छोटा सा गैस मॉलिक्यूल है, समझे आप। ये एक वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर छोटा है और उसमें गैस मॉलिक्यूल भी है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इस गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम इस वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से अगर आप कंपेयर करो तो क्या सर ये नेग्लिजिबल है कि ये कंसिडरेबल है, आई मीन नेग्लिजिबल है कि सिग्निफिकेंट है। तो कोई भी बच्चा बोलेगा सर ये सिग्निफिकेंट है। वेरी गुड भाई। अब आपको एक काम करना है, ये जो गैस मॉलिक्यूल जो आपने रखा हुआ ना उसको वैसे ही रहने दो। अब ये वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, मतलब ये वॉल्यूम बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, इतनी बड़ी वॉल्यूम हो गई, इतनी बड़ी वॉल्यूम हो गई। अब उतने बड़े वॉल्यूम में बेटा इस गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को आप कंसिडर करो, कंपेयर करो। क्या इस गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम उतने बड़े वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में अगर आप कंपेयर कराओगे तो क्या बेटा वो कंसिडरेबल होगा कि नेग्लिजिबल होगा? ऑब्वियसली सर नेग्लिजिबल होगा। मतलब आपको मुझे यही पॉइंट सिखाना था बेटा, गैस की मॉलिक्यूल की जो भी वॉल्यूम होगी रहने दो। अगर उस वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बढ़ते गया तो उतने बड़े वॉल्यूम में ये छोटा सा गैस मॉलिक्यूल है उसकी वॉल्यूम को अगर आप कंपेयर करो तो वो हो जाता है नेग्लिजिबल। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं बेटा आइडियल गैस आने की एक अच्छी सी कंडीशन हो सकती है। मतलब आइडियल गैस लाने की कंडीशन क्या हो सकती है बेटा कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस। ऐसी लिखो बेटा, मैं
वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस। तो देखो बेटा, अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, तो उसमें एक छोटा सा जो गैस मॉलिक्यूल है उसकी वॉल्यूम वो बड़े से कंटेनर में अगर आप कंपेयर कराओ तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। और सर हम अब तक तो यही पढ़ते आए कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल ओनली फॉर द आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस लाने की कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ द गैस मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बढ़ते जाना चाहिए। जैसे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बढ़ते गया तो उस कंटेनर की वॉल्यूम के कंपेयर में छोटा सा जो आपका गैस का मॉलिक्यूल है उसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगी और वो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। अब रियल गैस उसका उल्टा। अब देखो इतना बड़ा गैस का वॉल्यूम है भाई, मतलब कंटेनर है, उसमें छोटा सा आपने एक गैस का मॉलिक्यूल कंसिडर किया है और उस छोटे से गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को बड़े से कंटेनर से कंपेयर करो, वो नेग्लिजिबल है। अब क्या करो, उस वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को कम करते लाओ कम करते लाओ कम करते लाओ कम करते लाओ कम करते लाओ। तो वॉल्यूम जैसे जैसे डिक्रीज हो गया, कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, अब उस कंटेनर के वॉल्यूम से वो गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को कंपेयर करो तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मतलब वो गैस क्या होगी आपकी, अभी रियल होगी। तो एक्चुअली आपने कुछ किया क्या बेटा, एक तो पहले गैस वही है, गैस वही है, आपने वॉल्यूम इतना बढ़ा लिए कि उस वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से वॉल्यूम ऑफ द गैस को कंपेयर किया तो वो वॉल्यूम ऑफ द गैस नेग्लिजिबल हो गया। तो अब आप बोलोगे ये मेरी आइडियल गैस है। अब गैस तो वही है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को आपने धीरे 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 कम करते लाए कम करते लाए कम करके एक छोटा सा डब्बा बना लिए। गैस तो वही है भाई, लेकिन इस वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से उस वॉल्यूम ऑफ द गैस को कंपेयर किए तो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगी, सिग्निफिकेंट कंसिडरेबल हो गई। अब वो हमारी गैस क्या होगी, रियल। तो देखो बेटा, रियल गैस और आइडियल गैस अलग अलग नहीं है, गैस तो एक ही है। क्या थी आपकी, एक्चुअल में रियल थी, आपने रियल को वॉल्यूम बढ़ाने से आइडियल बना लिया, आपने उस आइडियल को वॉल्यूम कम करने से वो रियल बना दिए। तो रियल गैस के लिए क्या होना चाहिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ द गैस मतलब कंटेनर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डिक्रीजेस। अगर कंटेनर की वॉल्यूम डिक्रीज होने लग गई तो उस छोटे से वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विथ वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल कंपेयर करो तो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज सिग्निफिकेंट कंसिडरेबल हो जाएगा और वो गैस हमारी क्या बन जाएगी बेटा, रियल गैस। अच्छा, ये दो पॉइंट को पकड़ के आप तीसरा पॉइंट अपने आप बना सकते हो। आपको याद है बॉयल्स अंकल का लॉ, बॉयल्स लॉ बेटा, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर में वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था, वही वाला है बेटा ये वाला कंसिडर। अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस बढ़ते रहा तो ये पॉसिबल कब होगा, जब प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीज करेगा। बेटा यहाँ वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज करेगा और ये कब पॉसिबल होगा, जब प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज करेगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन में आपको मिल गया क्या, कि जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करेगा वॉल्यूम ऑफ द गैस मतलब प्रेशर डिक्रीज करने से जो दो गैस मॉलिक्यूल्स है वो दूर 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 भागेंगे। गैस मॉलिक्यूल जितनी दूर भागेंगे उतनी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बड़ी होती जाएगी और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बड़ा हो गया, ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, देन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कंपेयर विद द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द कंटेनर इज नेग्लिजिबल हो जाएगा। वो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा हमारे आइडियल गैस के लिए। चलो तीसरा पॉइंट भाई, आपको याद है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन साहब के पोस्टुलेट जो दिए थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, उसमें एक पॉइंट लिखा था मैंने, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्या बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सोचो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दो गैस मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे। बेटा दूर दूर भागेंगे मतलब क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बढ़ेगा। कब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम बोलेंगे टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस मतलब गैस मॉलिक्यूल्स मूव्स फार अवे, वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस। दैट मीन्स ये दो कंडीशन बता रही कि ये गैस, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई किसके लिए करेगी, आइडियल गैस के लिए। यहां पर आइए बेटा, ये पॉसिबल क्या होगा, जब टेम्परेचर ही कम होगा तो ऑब्वियसली गैस मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे। जब गैस मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के डिक्रीजेस और उसके कंपेयर में वॉल्यूम ऑफ द गैस कंपेयर करो विद द कंटेनर, इट इज सिग्निफिकेंट एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए रियल गैस। अब देखो बेटा हर मॉड्यूल में, हर एग्जाम में एक कंडीशन के बारे में पूछा जाता है कि ये गैस हमारी आइडियल गैस की कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो आइडियल गैस की कंडीशन होनी चाहिए बेटा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। बेटा रियल गैस की कंडीशन क्या होनी चाहिए,
रियल गैस की कंडीशन होनी चाहिए लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ये हर बुक में लिखा रहता है, लेकिन मैंने आपको ये यहाँ पे प्रूव करके दिखाया बेटा कि हमारी आइडियल गैस रियल कब होगी और हमारी रियल गैस बेटा आइडियल कब होगी। तो ये देखो, मैं डायरेक्ट कंडीशन लिखाने से अच्छा मैंने आपको पॉइंट के हिसाब से सिखा के दे दिया कि बेटा वॉल्यूम ऑफ द गैस बढ़ेगा, प्रेशर ऑफ द गैस कम होगा, और ये कब पॉसिबल है, जब टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर बढ़ेगा। ये वॉल्यूम ऑफ द गैस कम होगा, ये कब पॉसिबल है, जब प्रेशर बढ़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर गेट डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, इट इज ओनली पॉसिबल एट द लो टेम्परेचर। तो बोलेंगे बेटा एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर द गैस बिहेव एज ए रियल, बट एट द हाई टेम्परेचर एंड एट द लो प्रेशर द गैस विल बिहेव एज ए आइडियल। ये कंडीशन से बेटा रियल और आइडियल। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा ये सारे कंडीशंस थे। हम बोलते हैं ना बेटा, कभी भी कोई भी बुक में देखो ऐसा लिखता है कि आइडियल गैस हो, रियल गैस हो। बेटा रियल गैस बिहेव आइडियली ओनली एट ए लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऐसे लिखते हैं बुक में। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, रियल गैस बिहेव आइडियली, इट बिहेव आइडियली ओनली एट लो टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर कम हो रहा, एंड हाई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा तो रियल कैसे बिहेव करेगा, एज ए आइडियली। मतलब ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए लिख के दिया बेटा कि रियल गैस विल बिहेव द आइडियली ओनली एट दिस कंडीशन, राइट बेटा। रियल गैस इट ओबेज पीवी इक्वल टू एनआरटी ओनली एट द लो प्रेशर एंड एट द हाई टेम्परेचर। एक मिनट, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा बेटा, real gas behave ideally only at a high temperature and the low pressure। देखो अगर टेम्परेचर अगर हाई हो और प्रेशर अगर लो हो, दिखा बेटा, टेम्परेचर अगर हाई हो प्रेशर अगर लो हो तो हमारा रियल गैस कैसे बिहेव करेगा, रियल गैस बिहेव एज ए आइडियली। बेटा यहां पर आइडियल गैस विल बिहेव रियल ओनली एट व्हाट, हाई प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर। तो ये पॉइंट बेटा मैंने आपको इसलिए लिख के दिया कि व्हेन द रियल गैस विल ओबे आइडियली, तो रियल गैस कैन बिहेव आइडियली ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो देखो बेटा, लो प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर हो, तो हमारी रियल गैस विल बिहेव एज ए आइडियली। ठीक है ना, ये याद रखना बेटा। Real gas will start to behave ideally only at this condition. Which condition? Temperature should be high and pressure should be low. इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया बेटा, हमारा रियल गैस आइडियल कब बिहेव करेगा, जब उसका प्रेशर कम हो और जब उसकी वो टेम्परेचर ज्यादा हो। एट लो प्रेशर एंड एट द हाई टेम्परेचर रियल गैस विल स्टार्ट टू बिहेव आइडियली। देख लो बेटा एक बार इसे। तो बेटा ये सारी कंडीशंस है आइडियल और बिहेव, आइडियल गैस एंड रियल गैस पता करने का, कि वॉल्यूम ऑफ द गैस बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। कंडीशन फॉर आइडियल, वॉल्यूम ऑफ द गैस कम होगी, प्रेशर बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा, दैट इज द कंडीशन फॉर द रियल। तो बेटा कोई भी रियल गैस को अगर आपको आइडियली बिहेव करानी है, कोई भी रियल गैस को अगर आपको आइडियली बिहेव करानी है, तो इट कैन ओनली पॉसिबल एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। इसलिए मैंने पॉइंट में लिख के दे दिया बेटा, रियल गैस बिहेव आइडियली ओनली एट लो प्रेशर एंड एट द हाई टेम्परेचर। आ गया। तो सबसे पहले मैंने बताया रियल और आइडियल का डिफरेंस क्या होता है, फिर मैंने बताया रियल और आइडियल की कंडीशंस क्या होती है। बेटा रियल और आइडियल पता करने का और एक अच्छा सा तरीका है, और वो होता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। चलो आगे पढ़ेंगे। तो अब आएगा सेकंड टॉपिक, मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा इसी में, दैट इज कॉल्ड एज ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा इन द फॉर्म ऑफ ए जेड। सबसे बढ़िया टॉपिक है आईआईटी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एंड इवन नीट के लिए भी। बेटा नीट को तो डायरेक्ट क्वेश्चन देता है जेड से, पर हमारे आईआईटी मेंस में इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना के देता है। तो हमारा अभी जो टॉपिक होगा दैट इज ए हाउ टू आइडेंटिफाई आइडियल और रियल गैस। मतलब हमारे पास जो गैस है वो आइडियल है या रियल है, वो कैसे पता करें। सो इट कैन बी डन ओनली विद द फैक्टर कॉल्ड एज ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर।
बेटा ये ओनली पॉसिबल है सिर्फ इससे, कॉल्ड एज ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको आप डिनोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए जेड। मतलब इसमें दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है बेटा। हो सकता है मेरी जेड की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाए तो मैं बोलूं मेरी गैस बन गई एज ए आइडियल गैस, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है सर कि मेरी जेड की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1 आ जाए, दैट मीन्स मेरा गैस बन जाएगा बेटा रियल गैस। अब बात आती है ये जेड है क्या। जेड तो आपने बोल दिया, जेड इज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो डिसाइड करेगा कि हमारी गैस आइडियल गैस है या हमारी गैस रियल गैस है। अच्छी बात है, लेकिन जेड को इक्वल टू 1 आए तो आइडियल, नॉट इक्वल टू 1 आए तो रियल। एक्चुअल में जेड होता क्या है, तो वो ये होता है बेटा, जेड इज इक्वल टू पी वी बाय एन आर टी। अब बताओ, आप जेड की वैल्यू 1 ले लो तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो गैस क्या बन गई बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, द गैस इज कॉल्ड एज ए आइडियल गैस। यही तो पढ़ते हैं आप बेटा। अगर जेड की वैल्यूज नॉट इक्वल टू 1 होगा तो पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी आ जाएगा, पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, मतलब ये गैस मेरी बन गई रियल। तो देखो बेटा, आइडियल और रियल बताने का और एक अच्छा तरीका है, जेड इज इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी। तो अगर जेड की वैल्यू 1 ले लो तो आपका गैस आइडियल हो गया, और जानते हो आइडियल गैस का इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी है। और जेड की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 ले लो बेटा तो पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, तो हमने यही तो पढ़ा, द गैस डिवाइड द आइडियल गैस इक्वेशन, तो डिवाइड करना है तो रियल गैस हो गई। अच्छा, यहां पर हमने जो पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखा है ना बेटा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू P इंटू वी एम बाय आर टी। मतलब आपने क्या किया होगा, यहाँ पे Vm आ गया, तो लेट मी टेल यू बेटा, Vm इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मोल्स। और सर ये जो Vm जो है, दिस इज कॉल्ड एज ए मोलार वॉल्यूम। बेटा ये मोलार वॉल्यूम है, तो मोलार वॉल्यूम को आप P इंटू वी एम बाय आर टी लिख सकते हो, बिकॉज V बाय N वॉल्यूम इन लीटर and N is the number of moles can be taken as a molar volume। तो देखो बेटा, molar volume is equal to V by N and this is the molar volume। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, what is that, Z is equal to P into Vm by RT and Vm is a molar volume। अच्छा, ये molar volume का जो टर्म मैंने बना के दिया, इसमें से हम लोग इसको और डिराइव कर सकते हैं। देखो, पहला कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऐसा लिखता है, इसको ऐसे लिखते हैं, और ये जो Z है बेटा, आपको इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, P real into volume real by P ideal into volume of ideal, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, ये जो मैंने ये बनाया है, इसमें ऐसा कर दूं मैं, at constant pressure for both, मतलब बेटा रियल का भी प्रेशर कांस्टेंट, आइडियल का भी प्रेशर कांस्टेंट, तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है दैट इज ए V real by V ideal। ध्यान से देखो बेटा, चीजें अभी यहां से शुरू हो गई है, कंपैरेबिलिटी की फैक्टर चीजें यहां से शुरू होती है। अगर मैंने प्रेशर ऑफ रियल एंड प्रेशर ऑफ आइडियल दोनों को कांस्टेंट करा लिया तो Z इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल हो जाता है। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ रियल एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल को तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू मोलार वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बाय मोलार वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये भी तो लिख सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया बेटा, V real by V ideal कैन बी रिटन एज मोलार वॉल्यूम ऑफ रियल बाय मोलार वॉल्यूम ऑफ आइडियल। अगर ये आपको आ गया तो देखो इसके हिसाब से कंडीशंस भी बनती जाएंगी, अपने आप बनेगी। आई वांट टू शो यू बेटा कैसे कंडीशंस बनती है। देखिए, अगर मैं सोचूं कि एसटीपी कंडीशन में मेरी वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस 22.4 लीटर है, होता है ना बेटा, क्योंकि हम लोग मोल कंसेप्ट में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये तो पढ़ चुके हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंडीशन कैन ऑक्यूपाई इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना, 22.4 लीटर। तो देखो बेटा, ये फॉर्मूले को मैं फिर यहां लिख रहा हूं, Z इज इक्वल टू मोलार वॉल्यूम ऑफ रियल बाय मोलार वॉल्यूम ऑफ आइडियल। ये Z की वैल्यू हो गई। अगर मैं समझता हूं कि कंडीशन मेरी एसटीपी की है और एट एसटीपी आप जानते हो molar volume of any ideal gas can occupy its volume is equal to 22.4 लीटर। मतलब ये फॉर्मूले को अब हम ऐसा लिखेंगे, Z is equal to molar volume of real gas by 22.4 लीटर। और ये फॉर्मूला सर सिर्फ एंड सिर्फ अप्लीकेबल है, इट इज एन ओनली अप्लीकेबल ओनली एट एसटीपी कंडीशन।
अगर कंडीशन एसटीपी की है ना बेटा तो यही फॉर्मूला काम में आएगा, बाकी कहीं पे काम में नहीं आएगा। अब इसमें देखो मैंने केसेस बना के दिए, कैसे हो सकता है भाई। केस नंबर 1, अगर मेरी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज इक्वल टू 22.4 आ जाए तो बताइए सर मेरी Z की वैल्यू क्या हो जाती है 1। हाँ ना बेटा, 22.4 बाय 22.4 Z की वैल्यू 1। मतलब वॉल्यूम ऑफ मोलार वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अगर ये आ जाए तो मेरा गैस कैसा बिहेव करेगा सर, हमारा गैस बिहेव करेगा ऐसे आइडियल गैस। मतलब जहां जहां आइडियल गैस है ना बेटा वहां पर क्या बोलना, नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स। बेटा नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। उन दोनों गैस मॉलिक्यूल के बीच में ना तो अट्रैक्शन है ना तो रिपल्शन। और यही तो पॉइंट अपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में मैक्सवेल साहब ने और बोल्ट्जमैन साहब ने यही तो बताए थे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्जेस और इनके बीच में कोई मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है और रिपल्शन भी नहीं है। तो आगे हमारी Z की वैल्यू 1 और हमारा गैस बन गया एज ए आइडियल। मैं ग्राफ से भी पढ़ाऊंगा बेटा Z की वैल्यू 1 कब आती है, ठीक है। हो सकता है कंडीशन नंबर 2 बेटा, मेरी मोलार वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो है हो सकता है वो 22.4 से बढ़ के हो। बेटा ये वाली वैल्यू बढ़ के है इससे, तो ये तो पक्का हो गया कि मेरी Z की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई। Z की वैल्यू 1 आना मतलब इट इज नॉट इक्वल टू 1, तो गैस क्या बन गई बेटा, हमारी गैस बन गई रियल गैस। और जहां भी रियल गैस Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाता है वहां रिपल्शन फोर्स जो होता है अपना रिपल्सिव फोर्स या रिपल्शन फोर्स जो होता है वो डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है बेटा। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे हेंस द रिपल्शन फोर्स इज डोमिनेंट ओवर द अट्रैक्शन फोर्स। अब भाई आप ही बताओ, रिपल्शन फोर्स डोमिनेंट है, तो बेटा रिपल्शन फोर्स जो डोमिनेंट होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहां पर दूर दूर जाएंगे। इज इट क्लियर? तो वॉल्यूम, द मोलार वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस अगर 22.4 से बड़ा है तो Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, गैस हमारी रियल होगी, ऐसे में रिपल्शन फोर्स डोमिनेंट हो गया। और तीसरा केस आप ही सोचो बेटा, मोलार वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस इज लेस देन 22.4 हो जाए, इससे मेरे Z की वैल्यू लेस देन 1 आ जाती है। तो Z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, तो अब भी हमारी गैस रियल गैस ही है। और ये जो रियल गैस होती है बेटा इस केस में बताती है कि हमारा अट्रैक्शन फोर्स जो भी होगा ये अट्रैक्शन फोर्स इस केस में डोमिनेंट होगा। बेटा एक में रिपल्शन फोर्स डोमिनेंट कर गया ग्रेटर देन 1 और एक में अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट कर गया लेस देन 1। बट नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन जब Z की वैल्यू इक्वल टू 1 है। और ये चीजों को हम लोग आसानी से ग्राफिकल मेथड में भी सीखेंगे, राइट। देख लीजिए बेटा मैंने क्या बताया कि आइडियल रियल पता करने का एक फैक्टर है Z इज कॉम्पोजिटिव फैक्टर कॉल्ड एज Z इज इक्वल टू PV बाय nRT है बेटा। हो सकता है Z की वैल्यू 1 आ जाए, गैस आइडियल नॉट इक्वल टू 1 तो रियल। आइडियल अगर 1 आ जाए तो PV इक्वल टू nRT, आइडियल नॉट इक्वल टू 1 तो नॉट इक्वल टू nRT, मतलब डेरिवेट फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन कॉल्ड एज रियल। बेटा ये फॉर्मूले को देखो आप, वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मोल्स को मैं मोलार वॉल्यूम भी लिख सकता हूं। तो मैंने इसको P इंटू VM बाय RT डाल दिया और ये मुझे Z की वैल्यू आ गई है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्रेशर ऑफ रियल बाय इंटू वॉल्यूम ऑफ रियल बाय प्रेशर ऑफ आइडियल इंटू वॉल्यूम ऑफ आइडियल। अगर मैं दोनों के प्रेशर्स को कांस्टेंट करा लूं तो Z इक्वल टू V रियल बाय V आइडियल हो सकता है। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोलार वॉल्यूम ऑफ द रियल बाय मोलार वॉल्यूम ऑफ द आइडियल। इसको हम यहाँ पे लगा दिए और एक कंडीशन ले लिए STP में, तो आप जानते हो मोलार वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज 22.4 लीटर। तो बेटा मोलार वॉल्यूम ऑफ रियल बाय 22.4 लीटर जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये ओनली एंड ओनली STP कंडीशन में एप्लीकेबल है। मतलब STP कंडीशन से हिसाब से देख सकते हो बेटा कौन सी गैस आपकी आइडियल है और बाकी के दोनों गैस रियल है। रियल में भी हो सकती है ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 हो रिपल्शन फोर्स इज द डोमिनेंट, लेस देन 1 हो अट्रैक्शन फोर्स इज द डोमिनेंट, ठीक है। इसके साथ में ये जो मैंने बना के दिया बेटा, मैं चाहता हूं इसमें थोड़ा आपको ग्राफिकल स्टडीज भी करा दूं, उससे आपको और चीजें आसान लगने लगेगी, ठीक है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं आपको अभी इसका है ना ग्राफिकल स्टडीज भी करा के देता हूं, क्योंकि ग्राफ हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उसमें पूछा गया है कि कौन सी गैस कब आइडियली बिहेव करेगी। तो आइडियल गैस का रियल गैस का मैंने कंडीशंस तो लिखा के दिया,
पर वो कंडीशंस को बेटा हम अभी हमारे ग्राफ स्टडीज में भी थोड़ा सा यूटिलाइज करके देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। हमें इसके पहले आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा मुझे 5 मिनट का एक रिवीजन लेना पड़ेगा उस पर, क्योंकि अगर मैं वो वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन का पार्ट लूंगा तो मुझे ग्राफ एक्सप्लेन कराने को आसान होगा और आप बच्चों को भी समझने के लिए बेटा आसानी होगी। क्या था, अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होनी चाहिए। तो आपने बोला सर आइडियल गैस इक्वेशन होनी चाहिए क्या बेटा, PV इक्वल टू nRT, ये होनी चाहिए। फिर आपको ये भी याद होगा कि हमने एक इक्वेशन बनाए थे, एक्चुअली हमने तो नहीं बनाए, हमारे वैन डर वाल साहब ने बनाए। तो वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन क्या थी, तो वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन क्या थी बेटा, तो P का प्रेशर करेक्शन करा लिए, P प्लस A इंटू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वॉल्यूम का वॉल्यूम करेक्शन करा लिए बेटा, V माइनस एन इंटू बी, दैट इज इक्वल टू क्या था बेटा, nRT। एक्चुअल में ये हमारा वैन डर वाल का रियल गैस इक्वेशन है और इट इज अप्लीकेबल फॉर आइडियल एज वेल एज फॉर द रियल, कहीं भी अप्लीकेबल है। इसमें A एंड B आर द वैन डर वाल गैस कांस्टेंट। ये एक्चुअली आया कैसे था, मैंने आपको करा के दिया था, तो थोड़ा सा देखो बेटा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। दिस इज कॉल्ड एज ए प्रेशर करेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज ए वॉल्यूम करेक्शन। बेटा ये IIT मेंस और एडवांस में पूछा जाता है, नीट में नहीं पूछता, फिर भी सीख लो, एक बार कुछ चीजें आपको मालूम हो जाएगी। प्रेशर करेक्शन कैसे हुआ होगा, तो यहाँ देखिए बेटा, मैं एक गैस कंसिडर करता हूं और ये मेरी गैस है बेटा आइडियल गैस, और आपको मैंने बताया था आइडियल गैस को पॉइंट चार्जेस माना गया है। क्या माना गया है बेटा, पॉइंट चार्जेस माना गया है। तो देखो एक आइडियल गैस की ये गैस है, फिर ये गैस है, फिर ये गैस है और ये गैस है। तो बेटा आइडियल गैस के बीच में कोई भी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है इट विल हिट टू द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड इट एक्सर्ट्स द प्रेशर। आप जानते हो ना बेटा, जब मॉलिक्यूल पूरी ताकत से जाके किसी कंटेनर के वॉल को हिट करेगा, जैसे हिट करेगा उसकी मोमेंटम चेंज हो जाएगी। बेटा मोमेंटम चेंज हो गया, तो मोमेंटम चेंज होने से क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना बेटा, ये जाके हिट कर दिया, जैसे हिट कर दिया उसकी मोमेंटम चेंज मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, बाय फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज ए व्हाट, प्रेशर। तो इसीलिए बोलते हैं कि मॉलिक्यूल जब भी जाके वॉल ऑफ द कंटेनर को हिट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जितनी ज्यादा कोलिजन उतनी ज्यादा प्रेशर। तो यही था कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इट विल हिट टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। हम बोलेंगे बेटा इट इज कॉल्ड एज ए प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस। अच्छी बात है। फिर दूसरा यहां पर आ जाइए बेटा, यहां पर मैंने अभी ये गैस कंसिडर किया है, ये मेरी रियल गैस है। अब रियल गैस में बेटा आप जानते हो ये स्पेस होते हैं ऐसे, अब मैंने ऐसे स्पेस कंसिडर किए हैं। बेटा ये स्पेस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये मॉलिक्यूल जाके इस वॉल ऑफ द कंटेनर को हिट करेगा, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू हिट टू द वॉल ऑफ द कंटेनर विद इट्स ऑल प्रेशर, क्योंकि इसके बीच में थोड़े से अट्रैक्शन आने से इसकी हिटिंग जो स्पीड है थोड़ी कम हो जाएगी और ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्रेशर ऑफ रियल गैस। फिर मैंने आपसे पूछा बेटा प्रेशर ऑफ आइडियल और प्रेशर ऑफ रियल में किसका प्रेशर ज्यादा, सारे बच्चे बोले कि आइडियल की ज्यादा, क्योंकि इसने पूरी ताकत से हिट करके प्रेशर एक्सर्ट किया है और इसने पूरी ताकत से हिट नहीं किया क्योंकि इसको बाजू वाले लोगों ने अट्रैक्ट करके रखे, आई मीन बाजू वाले गैस मॉलिक्यूल्स ने अट्रैक्ट करके रखे। तो ये ज्यादा ये कम, पर मुझे करना क्या है भाई, मुझे इन दोनों को इक्वलाइज करना है। अगर मुझे इन दोनों को इक्वलाइज करना है तो ऑब्वियसली इस प्रेशर में कुछ क्वांटिटी मुझे ऐड करनी है। देखो बेटा कुछ क्वांटिटी मुझे ऐड करनी है, देखो मैंने क्वांटिटी ऐड कर ली। सर वो क्वांटिटी क्या है बेटा, हम बोल सकते हैं चेंज ऑफ द प्रेशर, ये क्वांटिटी मुझे ऐड करनी है। अब वो कैसे करते हैं, देखो आप ही देखो बेटा, हो सकता है ये गैस मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन, जिसको जानते हो कॉन्सेंट्रेशन, और इसको आप ले लो बेटा ए गैस मॉलिक्यूल, इसको ले लो बी। बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए लीटर, बी को ले लो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए लीटर। अब आप ऐसा बोलो, ऐसे बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द रियल गैस जो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी।
इसकी जो प्रेशर है रियल की किस पे डिपेंड कर रही है, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे। बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, पी रियल इज इक्वल टू उसकी कांस्टेंट ए इंटू ए को लिखते बेटा एन बाई वी, बी को लिखते एन बाई वी, टोटल बना के देखो क्या आएगा, ए इंटू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। देखो बेटा ए इंटू एन स्क्वायर वी स्क्वायर इज ए क्वांटिटी एडेड हियर कॉल्ड एज ए व्हाट, प्रेशर करेक्शन। ये मैंने इसके पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। ये प्रेशर करेक्शन करा लिए, अच्छी बात है। चलो सर वॉल्यूम करेक्शन भी सीख लेंगे। तो अब वॉल्यूम करेक्शन कैसे सीखेंगे, देखो बेटा यहां बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये चीजें बार बार इसलिए बतानी पड़ती है बेटा क्योंकि आगे का जो टॉपिक है ना वो सब इसी पे डिपेंड करने वाला है, और बच्चे लोग छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना बेटा। अब वॉल्यूम करेक्शन की बात करो, देखो अब मैं बात कर रहा हूं सर वॉल्यूम करेक्शन की। बेटा वॉल्यूम करेक्शन में अगर मैं ये कंटेनर में आइडियल गैस लेता हूं, ये छोटे छोटे आइडियल गैस है, राइट, और एक ये आइडियल गैस है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ए आइडियल गैस। और एक कंटेनर में मैं ये गैस मॉलिक्यूल्स लेता हूं ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये हो गए मेरे रियल गैस। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये सारे गैस मॉलिक्यूल को जमा करके यहां कोने में जमा कर लूं ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको मैं बोलूंगा इस वॉल्यूम ऑफ द गैस विद द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या होगा। तो बेटा यहां पर अगर मैं फ्री वॉल्यूम की बात करूं, फ्री वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू पूरा का पूरा वी है, क्योंकि ये पार्ट नेग्लिजिबल है बेटा, -0 बोल दूंगा ना, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स को अगर मैं एक तरफ जमा करना शुरू कर दूं ऐसे ऐसे, इतना पार्ट जमा कर दिया, तो अगर मैं इस केस में फ्री वॉल्यूम की बात करूं बेटा तो फ्री वॉल्यूम इज इक्वल टू वी। ये पार्ट क्या बेटा मैं नेग्लिजिबल लूं कि कंसिडरेबल लूं, तो ऑब्वियसली ये पार्ट मेरा सिग्निफिकेंट है, कंसिडरेबल है, दिख रहा है, मतलब यहां से कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो मुझे माइनस करनी है। हाँ बेटा रियल गैस में कुछ क्वांटिटी माइनस करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा वॉल्यूम ऑफ आइडियल और वॉल्यूम ऑफ रियल अगर दोनों में देखें तो किसका वॉल्यूम ज्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियसली दिख भी रहा बेटा आपको, क्योंकि यहां पर ये जो वॉल्यूम है, ये वाली जो वॉल्यूम है किसकी, रियल की, देखो इतनी वॉल्यूम कंसिडरेबल हो गई और ये वॉल्यूम 0 हो गई बेटा। मैं वॉल्यूम ऑफ रियल की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, ये वॉल्यूम बड़ा है और ये वॉल्यूम छोटा है, तो रियल की वॉल्यूम आपके आइडियल से बड़ी है। अगर आपको इसको इक्वलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा मालूम, इस रियल में से कुछ क्वांटिटी माइनस करनी पड़ेगी। दिख रहा बेटा, कुछ क्वांटिटी यहां से माइनस करनी पड़ेगी। अब वो क्वांटिटी क्या है वही हमको सीखना है। यहां पर हमारे बुक में लिखा हुआ है, ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और मैं जानता हूं बहुत से बच्चों को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब आज तक नहीं मालूम, तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा समझाने की। देखो क्या है बेटा, एक बड़ा सा कंटेनर है, और ये कंटेनर में मैं समझता हूं कि एक मेरी गैस मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, और दूसरी गैस मॉलिक्यूल आके उसको इस तरह से हिट कर रही है, ये गैस मॉलिक्यूल को ये आके कोलाइड कर रही है। तो देखिए बेटा ये जब कोलाइड करेगा तो ये गैस मॉलिक्यूल का सेंटर और इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड में इतने स्पेस में कोई भी, मतलब इसके कोई भी गैस मॉलिक्यूल आएगा यहां तक ही रुकेगा, इसके अंदर नहीं आएगा। इसके अंदर नहीं आएगा मतलब क्या होगा बेटा, ये जो पार्ट है ना यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर है, मतलब इतना ये जो वॉल्यूम मैंने जो डॉटेड लाइन में दिखाया ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बेटा। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं, ये एक बड़ा सा स्फीयर बन गया। स्फीयर आप जानते हो क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा आर क्या लो आप, आर प्लस आर 2r, तो आप 4/3 पाई 2r क्यूब। बेटा 2 क्यूब का फॉर्मूला होता है 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, बन गया। तो ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ना किसका है वो भी सुनो बेटा, मैं लिख के दे रहा हूं, इट इज द excluded volume per 2 gas molecules, है ना, 2 गैस मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। हमसे पूछा गया व्हाट इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 गैस मॉलिक्यूल। भाई 2 गैस मॉलिक्यूल के लिए 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है, तो एक के लिए कितना आएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब।
ये दो गैस मॉलिक्यूल का 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है बेटा। ये एक गैस मॉलिक्यूल को उसका आधा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, व्हाट इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, व्हाट इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मोल्स ऑफ गैस। बेटा आप जानते हो n मोल मतलब 1 मोल, इंस्टेड ऑफ n लिखो 1 मोल ऑफ द गैस। बेटा 1 मोल मतलब अवोगाद्रोस नंबर, तो क्या करना, ये हो गया 4 इंटू अवोगाद्रोस नंबर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा हमारे IIT जेई में इसके बारे में सिर्फ इतना ही बताया गया, ये पूरी क्वांटिटी इज टेकन एज ए बी एंड बी इज कॉल्ड एज ए साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ये जो बी दिख रहा है ना बेटा, ये बी क्या होती है, साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। दिस इज द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। कभी एग्जाम में पूछा नहीं कि एक्चुअल में है क्या, तो इतना लिखना बेटा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज डिनोटेड एज ए बी एंड बी इज कॉल्ड एज ए साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो अब देखो बेटा, ये 1 मोल के लिए हो गया। अभी फिर यहां जगह नहीं, आई वॉन्ट टू राइट हियर। अभी मुझसे पूछा गया what is the excluded volume for n moles of a gas, n moles of a gas। बेटा ये पूरी क्वांटिटी तो आपकी B है और n मोल मतलब क्या होगी, NB। मतलब आपको आपके रियल गैस के वॉल्यूम में से NB फैक्टर कम कराना है। मतलब मैं यहां लिख दूं वॉल्यूम ऑफ आइडियल इज इक्वल टू V माइनस NB। तो देखो बेटा ये मेरा वॉल्यूम करेक्शन भी हो गया। तो वॉल्यूम करेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया बेटा, ये IIT मेंस के लिए होता है। क्या है बेटा, इन्होंने ऐसे बताया है कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक गैस मॉलिक्यूल को दूसरा आके जब हिट करता है तो उसके सेंटर ऑफ दिस मास के अराउंड में कोई भी गैस मॉलिक्यूल अंदर तक नहीं जाएगा, वो आएगा यहां तक अटक जाएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन बताया ना बेटा, ये बड़ा सा स्फीयर है, इसकी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैसे निकालती है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 गैस मॉलिक्यूल, देखो पर 2 गैस मॉलिक्यूल के लिए ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितनी है, ये पूरा स्फीयर ले लेना आपने 4/3 पाई आर क्यूब, आर बिकम 2r क्यूब, ये आ गया। 2 गैस मॉलिक्यूल की कितनी, एक गैस मॉलिक्यूल का आधा। बेटा 1 गैस मॉलिक्यूल को Na कर लो, वो आपकी होगी B, वैन डर वाल कांस्टेंट, डिनोटेड एज ए साइज फैक्टर। अगर n मोल को देना है तो Nb, तो किसी भी वॉल्यूम ऑफ द रियल में से Nb का फैक्टर कम करा लो, देन द वॉल्यूम ऑफ द रियल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल हो जाती है। और ये आपका आ गया बेटा वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, मैंने प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन तो बता दिया। तो मुझे आपको यहां से एक्सप्लेन करना है कि ग्राफिकल स्टडीज को कैसे हम लोग डिराइव करेंगे और कैसे वेरीफाई करेंगे। और ग्राफिकल स्टडीज पे क्वेश्चन जब पूछता है IIT मेंस में और हमारे नीट में, तो वो ग्राफिकल के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट मैंने आपको ये करा के दिया बेटा, इट इज अ डिटेल्ड पार्ट ऑफ द वॉल्यूम करेक्शन एंड द प्रेशर करेक्शन। अब देखिए, मैं आपको जो वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन करा के दिया हूं, उसको थोड़ा सा मैं, इस पार्ट को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लिखना चाहूंगा। कैसे, देखिए हमारा जो रियल गैस है ना, वो आइडियली बिहेव कर सकता है PV इक्वल टू nRT के फॉर्म में। लेकिन यहां देखिए क्या होने वाला है बेटा, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, P प्लस A इंटू एन स्क्वायर बाय V स्क्वायर। बेटा n स्क्वायर बाय V स्क्वायर कैन बी रिटन एज V बाय n होल स्क्वायर। देखो बेटा P आ गया प्लस वो भी आ गया A, n स्क्वायर बाय V स्क्वायर कैन बी रिटन एज V बाय n होल स्क्वायर। फिर यहां देखिए बेटा, डिवाइडेड बाय n करा लो, तो बेटा यहां पर मैं डिवाइडेड बाय n अगर कराता हूं तो V बाय n माइनस NB बाय n, n कैंसिल, क्या आ गया B, दैट इज इक्वल टू nRT बाय n कैंसिल, बच गया RT। और आप जानते हो बेटा मोलार वॉल्यूम इज इक्वल टू V बाय n। तो मेरा ये फॉर्मूला देखो कैसे क्रिएट हो गया, P प्लस A बाय मोलार वॉल्यूम स्क्वायर, दिख रहा, इंटू मोलार वॉल्यूम माइनस B, दैट इज इक्वल टू बेटा मेरा ये आ गया RT। मतलब मैंने एक नया इक्वेशन क्रिएट किया है। कहां से बेटा, वैन डर वाल गैस कांस्टेंट से ये बना लिया। और इसमें भी देखो, इसमें कुछ भी नहीं किया, बस यहां डिवाइड बाय n किया। V बाय n इज ए मोलार वॉल्यूम। बेटा NB बाय n कैंसिल B, nRT बाय n कैंसिल RT, ये आ गया। अब इस इक्वेशन की हेल्प से मैं कोई भी फॉर्मूले को मैं डिराइव कर सकता हूं, ग्राफिकल स्टडीज में मैं उसे एक्सप्लेन कर सकता हूं।
अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आई वॉन्ट टू शो यू। चलो यहां तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिए, वेरी गुड। तो मुझे अभी जो फॉर्मूले की जरूरत है इसकी जरूरत है, इसकी नहीं है बेटा। इससे भी कर सकते हैं, पर हम लोग देखेंगे ना थोड़ा इजी वे नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट वे जाएंगे। इजी वे तो किसको भी आ जाएगा, आपको बता दूंगा। पहले तो ये वे से जाएंगे हम लोग। कौन सा, जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया, क्या बेटा, P प्लस ए बाय मोलार वॉल्यूम स्क्वायर, ठीक है, इंटू मोलार वॉल्यूम माइनस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू आर टी। ये मेरा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से मैं आपको ग्राफिकल स्टडीज को एक्सप्लेन कराने जा रहा हूं। देखिए बेटा, ग्राफिकल स्टडीज कुछ ऐसे होते हैं, ये Z है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, और ये P बेटा प्रेशर है। यहां पर Z की वैल्यू 1 हो जाती है तो समझ जाना कि हमारी गैस कैसी है, आइडियल गैस है। इसके ऊपर बेटा Z की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसके नीचे Z की वैल्यू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। हमारे एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है बेटा, अगर आप देख सकते हो तो देख लो। ये गैस H2 का है और ये गैस N2 का है। इन दोनों में देखो Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसमें भी Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। सीधा ऊपर चले गया तो ग्रेटर देन 1 है। लेकिन कुछ गैसेस है बेटा, वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। कैसे, हो सकता है एक ये गैस आ जाए, हो सकता है एक ए गैस आ जाए, फिर एक अमोनिया की भी गैस आती है। पर मैं दो ही गैस डिस्कस करना चाहूंगा। पहला वाला मीथेन गैस लो और दूसरा वाला CO2 गैस ले लो बेटा। ये आपका मीथेन गैस है और ये आपका CO2 गैस है। यहां देखिए बेटा, ये मीथेन गैस को एट लो प्रेशर, CO2 गैस को बेटा एट लो प्रेशर, ये प्रेशर लो है, हम लिखेंगे बेटा एट लो प्रेशर Z इज यहां पर Z ग्रेटर देन 1 है भाई, Z इज लेस देन 1, ठीक है, Z लेस देन 1 आ गया क्योंकि ये 1 है ना बेटा, 1 से नीचे नेगेटिव, 1 से ऊपर पॉजिटिव, तो Z इज लेस देन 1। ये Z की वैल्यू हमारी लेस देन 1 आ गई, कहां पर, लो प्रेशर में। इसी ग्राफ को लेके चले ऊपर में, यहां पर अब हम बोलेंगे सर एट हाई प्रेशर Z की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ग्रेटर देन 1। अब मुझे यहां पर डिराइव करना है कि बेटा कोई भी गैस एट लो प्रेशर Z इज लेस देन 1 होती है और कोई भी गैस एट हाई प्रेशर Z इज ग्रेटर देन 1 होती है। अगर ये होती होगी तो कैसे होती होगी, उसे हमें डिराइव करना है। चलो बेटा, डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं। फर्स्ट वन आई वांट टू डिस्कस विथ यू। पहला वाला, सर एट लो प्रेशर, दिख रहा है बेटा आपको, एट लो प्रेशर कोई भी गैस हो, अगर प्रेशर लो होगा ऑब्वियसली Z की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। और ये एप्लीकेबल किसके लिए बेटा, हो सकता CO2 गैस हो सकता मीथेन गैस हो सकता अमोनिया गैस हो। ये सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, CO2 गैस है, मीथेन गैस है, अमोनिया गैस है, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बेटा, और इनकी Z की वैल्यू लेस देन 1 है। अगर मुझे इसे वेरीफाई करना है तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला। बोलो बेटा, फॉर्मूला क्या है आपके पास, P प्लस ए बाय मोलार वॉल्यूम स्क्वायर बेटा V मोलार वॉल्यूम माइनस B इक्वल टू RT। आप जानते हो जब भी प्रेशर लो होता है, सुनो बेटा, जब भी प्रेशर लो होगा, आपको याद है आइडियल कंडीशंस और रियल कंडीशंस पढ़ाया था, क्योंकि प्रेशर कम होने से मॉलिक्यूल दूर 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 जाएगा बेटा। मॉलिक्यूल दूर जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बढ़ेगा, मतलब मोलार वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हम लिखेंगे बेटा एट लो प्रेशर, यहां लिखता हूं मैं, यहां नहीं दिख रहा ना, मैं यहां लिख रहा हूं सर, एट लो प्रेशर मोलार वॉल्यूम इंक्रीजेस दैन द बी क्या था आपका, साइज फैक्टर था, और मोलार वॉल्यूम आपके बी से इतना बड़ा हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कम है, मोलार वॉल्यूम बढ़ते गया, गैस हमारी कैसे बिहेवियर होने लग गई, आइडियली बिहेवियर होने लगी। तो ऐसे केस में मैं लिख सकता हूं मोलार वॉल्यूम माइनस बी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोलार वॉल्यूम, मतलब ये है मेरा Vm आ गया। अब ये देखो क्या था, P आ गया प्लस आ गया A बाय मोलार वॉल्यूम होल स्क्वायर, फिर यहां पर Vm माइनस बी बिकम है बेटा Vm आ गया, दैट इज इक्वल टू क्या आती बेटा RT, दैट इज इक्वल टू क्या आती RT। अब इसको नीचे ले लो बेटा, P प्लस A बाय मोलार वॉल्यूम स्क्वायर इज इक्वल टू RT बाय मोलार वॉल्यूम बेटा, डिवाइडेड RT बाय, इसको ऐसे कर दो ना, P इक्वल टू RT बाय मोलार वॉल्यूम माइनस ऑफ A बाय मोलार वॉल्यूम होल स्क्वायर
डिवाइडेड आर टी बाय एम ऑन बोथ द साइड। बेटा बोथ द साइड में डिवाइड करो तो पी बाय आर टी बाय वी एम, तो ये आ गया, ये आ गया आर टी बाय वी एम बाय आर टी बाय वी एम 1 हो गया, माइनस इसको भी डिवाइड करो बेटा आर टी बाय एम से, तो नीचे आर टी वी एम ऊपर, वी एम से वी एम कट गया, ए बाय मोलार वॉल्यूम इनटू आर टी। आपको याद आ रहा, मैंने अभी भी पढ़ाया था, P इंटू मोलार वॉल्यूम बाय आर टी कैन बी रिटर्न एज ए जेड। इट इज इक्वल टू 1 माइनस कुछ तो क्वांटिटी माइनस कर गई। बेटा अगर कुछ क्वांटिटी माइनस करती है तो आपको मालूम है z में से अगर कुछ क्वांटिटी माइनस हो जाए तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ऑब्वियसली लेस देन 1 आ जाएगी। देखो बेटा मैंने बता दिया ना, एट लो प्रेशर में मीथेन हो, CH4 हो, CO2 हो, मीथेन हो, अमोनिया हो, सारे केस में z की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, इट इज लेस देन 1, क्योंकि यहां पर आपका बी फैक्टर नेग्लिजिबल हो गया और आपने ये प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेंट ओवर द साइज फैक्टर। इस केस में हम बोलेंगे हेंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए इज डोमिनेंट, ए इज डोमिनेंट ओवर बी। बेटा ए क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बेटा बी क्या है, साइज है। मतलब z लेस देन 1 में क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेंट ओवर साइज फैक्टर, मतलब यहां पर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर गया देन द रिपल्शन फोर्स। इज इट क्लियर? ये था। अब हाई प्रेशर में भी करके देखेंगे बेटा। अब हाई प्रेशर में देखो कैसे आएगा। अभी मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं बेटा, एट हाई प्रेशर। अगर प्रेशर आपका हाई हो जाए तो एट हाई प्रेशर में क्या आएगा, z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। और ये भी किसके लिए अप्लीकेबल है, CO2 गैस, मीथेन गैस, अमोनिया गैस, ये सारे गैसेस को अप्लीकेबल है बेटा। CO2 गैस, मीथेन गैस एंड अमोनिया। अगर नहीं दिख रहा है आई विल राइट ऑन दिस साइड CO2 गैस, मीथेन गैस एंड अमोनिया गैस। बेटा इन गैसेस के लिए भी z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है एट हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर में ग्रेटर देन 1 कैसे होंगे, तो देखो बेटा मैं बता रहा हूं। अगर प्रेशर आपका यहां पर हाई करा दो, मतलब हाई प्रेशर करा लो, तो आपको याद आ रहा होगा मैंने अभी भी आपको आइडियल और रियल गैस की कंडीशंस लिखा के दिया था। बेटा हाई प्रेशर में आपका एक्चुअल में फॉर्मूला ये है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला P प्लस ए बाय मोलार वॉल्यूम होल स्क्वायर, फिर आएगा बेटा मोलार वॉल्यूम माइनस बी इक्वल टू आर टी। आपको बताओ बेटा, जब भी प्रेशर हाई हो, हाई प्रेशर में एट द हाई प्रेशर ए बाय वी एम स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। ये वाला पार्ट अपने आप नेग्लेक्ट हो जाएगा। सोचो क्यों बेटा, प्रेशर बढ़ने लग गया तो गैस मॉलिक्यूल, अगर प्रेशर बढ़ने लग गया तो गैस मॉलिक्यूल क्या हो गया, अपने आप करीब आने लग गए। गैस मॉलिक्यूल अपने आप करीब आने लग गए तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कम होने लग गया, और उस कंटेनर में रखी हुई गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम अब क्या होगी, कंसिडरेबल होगी, सिग्निफिकेंट हो गई। और वो हमारा बिहेव कैसे करने लग गया बेटा, द गैस विल बिहेव लाइक ए रियल नॉट द आइडियल। तो बेटा उस केस में देखो, जब गैस मॉलिक्यूल करीब आने लग गए, इसका मतलब साइज बढ़ने लग गया बेटा। साइज बढ़ने से आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए वाला फैक्टर था ना, ए बाय वी एम स्क्वायर, ये वाला पूरा फैक्टर है ना बेटा, नेग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि बी वैल्यू बढ़ने लग जाती है ना। देखो करीब आना मतलब साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बढ़ रही है। कंटेनर की वॉल्यूम कम होने से जो एक्चुअल गैस मॉलिक्यूल आपका था उसकी वॉल्यूम कंसिडरेबल होने लगी, मतलब साइज ऑफ द बी बढ़ने लग गया। ये बढ़ गया मतलब ए बाय वी एम स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया। अगर ये नेग्लेक्ट हो जाता है तो क्या बचता बेटा, P इंटू मोलार वॉल्यूम माइनस बी इक्वल टू आर टी हो गया। तो P इंटू मोलार वॉल्यूम माइनस पी बी इक्वल टू आर टी। बेटा आर टी से डिवाइड करो, P इंटू मोलार वॉल्यूम बाय आर टी माइनस ऑफ पी बी बाय आर टी इक्वल टू आर टी बाय आर टी 1। बेटा P इंटू मोलार वॉल्यूम बाय आर टी इक्वल टू 1 माइनस पी बाय आर टी। देखो P इंटू मोलार वॉल्यूम बाय आर टी रिटर्न एज ए Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज इक्वल टू, सॉरी माइनस का यहाँ गया तो प्लस 1 प्लस कुछ तो क्वांटिटी आपने ऐड कर दी। बेटा 1 में कुछ क्वांटिटी ऐड करते हो तो ऑब्वियसली क्या बता रहा है, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया। और ऐसे केस में बेटा अब आपका साइज फैक्टर इज द डोमिनेंट, साइज फैक्टर इज डोमिनेंट
ओवर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा इट इज डोमिनेंट ओवर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बी फैक्टर इज डोमिनेंट ओवर द ए फैक्टर। बी फैक्टर यहां पर डोमिनेंट है देन द ए फैक्टर। तो देखिए बेटा जैसे जैसे आप आइडियल से दूर जाते गए तो बी फैक्टर डोमिनेंट हो गया, दैट इज साइज फैक्टर, मतलब रिपल्शन फोर्स इज अ डोमिनेंट। और जैसे जैसे नीचे आ गया लो प्रेशर में ए फैक्टर इज अ डोमिनेंट, मतलब अट्रैक्शन फोर्स इज अ डोमिनेंट। ये दोनों बता दिए। एट द सेम टाइम मुझे इन दोनों के लिए भी डिराइव करना है बेटा, हाइड्रोजन की वैल्यू z ग्रेटर देन 1, नाइट्रोजन की वैल्यू z ग्रेटर देन 1, इवन हीलियम की भी वैल्यू z ग्रेटर देन 1। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो आप ही सोचो बेटा, अगर इन केसेस में हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, हीलियम हो, बेटा ये सारे के सारे स्मॉलर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। चलो मैं यहां पर बता दूं, उसके लिए यहां बताऊंगा, ये यहां डिस्कस करूंगा। अगर मैं थर्ड वाला इन दो गैस के लिए ले रहा हूं, H2 और N2 के लिए ले रहा हूं, तो कैसे लूंगा, देखिए बेटा यहां पर, देखिए यहां पर देखो बेटा, थर्ड वाला फॉर हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और इसमें देखो Z की वैल्यू सीधा ग्रेटर देन 1 ही है, ठीक है, Z की वैल्यू सीधी ग्रेटर देन 1 है। और ये ग्रेटर देन 1 कब पॉसिबल है, थोड़ा देखिए बेटा, आपके ये जो हाइड्रोजन गैस हो गए, नाइट्रोजन गैस हो गए, हीलियम हो गए, बेटा ये सारे के सारे आपके नॉन पोलर गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर नॉन पोलर गैस मॉलिक्यूल्स। अगर आप जानते होगे गैस मॉलिक्यूल्स, अगर आप जानते होगे बेटा नॉन पोलर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट करता है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सबसे ज्यादा वीकेस्ट मतलब कौन सा है बेटा, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। वेरी गुड। तो ऐसे गैस मॉलिक्यूल में एक वीकेस्ट वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। बेटा वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो आप बोलो दैट इज कॉल्ड एज ए लंडन डिस्पर्शन फोर्स। बेटा लंडन डिस्पर्शन फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज ए इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। इट इज कॉल्ड एज ए इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, और ये सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना गया है। और इन केसेस में जब वीकेस्ट वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली मेरा काम पक्का हो गया कि मेरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। अब आप बताइए ए की वैल्यू 0 आना मतलब ए बाय वी एम स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, हेंस हम बोलेंगे हमारे पास ए बाय वी एम स्क्वायर जो था वो नेग्लेक्ट कर गया। बेटा अगर ये नेग्लेक्ट कर गया तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, P इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। देखो बेटा ये नेग्लेक्ट कर दो, P रह गया, वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। सॉल्व करते चलो लास्ट में कहां पर पहुंच जाओगे, Z इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हम बोलेंगे बेटा B इज डोमिनेंट ओवर A। इस केस में क्या आ गया, B इज डोमिनेंट ओवर A। दिख भी रहा है बेटा, साइज बढ़ते गया, रिपल्शन फोर्स बढ़ते गया एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते गया। तो ये आपने बता दिया H2 N2 ये नॉन पोलर गैस मॉलिक्यूल होने के कारण इनमें वीकेस्ट वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर A की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर ये 0 अपने इस हमारे फॉर्मूले में डाल दो तो आपको सीधा डेरिवेशन से क्या मिलता है, Z विल बी ग्रेटर देन 1। राइट बेटा देख लीजिए यहाँ पर ये सारा जो पार्ट मैंने बना के दिया है ये था पूरा डिटेल पार्ट ऑफ द रियल गैस एंड आइडियल गैस। अब एक काम करेंगे, छोटे से इक्वेशंस या फॉर्मूलेस और क्वेश्चंस इस बेसिस पे एक दो सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा टॉपिक भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, वेरी गुड। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकल पार्ट इसमें भी दे दूं क्योंकि ना क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा नहीं जेई में बेटा, हाँ जेई में भी क्वेश्चन पूछे गए, नीट में तो नहीं पूछा है पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो दे दीजिए चांस कि एनसीईआरटी में हमारा एनटीए वाला वहां से क्वेश्चन उठा के भी दे दे। तो आप लोग डरना नहीं है बेटा, बड़ा आसान तरीका है पता करने के कि ग्राफिकल से हम लोग क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। सिर्फ आपको कंडीशंस याद रखना है कि आइडियल गैस कौन सी कंडीशन में आएगी और रियल कौन सी कंडीशन में आएगी। आइडियल आने के लिए वॉल्यूम बढ़ना है, हाँ बेटा आइडियल आने के लिए वॉल्यूम बढ़ना है, आइडियल आने के लिए प्रेशर कम होना है और आइडियल आने के लिए टेम्परेचर बढ़ना है एट हाई टेम्परेचर एंड एट द लो प्रेशर।
हमने लिख के दिया था बेटा, रियल गैस विल बिहेव आइडियली ओनली एट द हाई टेम्परेचर एंड एट द लो प्रेशर। अब देखो सवाल उसी से बना के दिया है मैंने। सवाल कुछ इस तरह से दिया है बेटा, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, मतलब ये z है भाई, z ऊपर में आया तो +1, नीचे आया तो -1, बीच में आया तो इक्वल टू 1, इस तरह से दिया है अगेंस्ट द प्रेशर। ये z इक्वल टू 1 है और ये P प्रेशर है। अब क्या हो गया, एक ऐसे चला, मतलब अभी मैं टेम्परेचर के हिसाब से दे रहा हूं बेटा, T1 ये ऐसे चला और ये ऐसे चला। अब मुझसे पूछा गया इन T1, T2, T3 में राइट फाइंड और राइट द ऑर्डर ऑफ T1, T2 एंड T3। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ T1, T2 एंड T3। इनकी करेक्ट ऑर्डर लिखो, मतलब T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 है या T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 है। तो देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के पीछे रीजंस कैसे हैं, बड़ा आसान तरीका होगा। इसमें T1, T2, T3 देखो, आपके Z इक्वल टू 1 आइडियल है बेटा, Z इक्वल टू 1 क्या है, आइडियल है। और अभी भी आपने पढ़ा था आइडियल गैस की कंडीशंस क्या हो बेटा, आइडियल गैस की कंडीशंस होना चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा, वॉल्यूम मस्ट बी इंक्रीजेस, प्रेशर मस्ट बी डिक्रीजेस, ऐसी है ना, प्रेशर मस्ट बी डिक्रीजेस, अच्छी बात है, वॉल्यूम मस्ट बी इंक्रीजेस, वो भी अच्छी बात है, टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीजेस, याद कर लो, मैंने कंडीशन लिख के दिया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी रियल गैस आइडियल की तरफ आएगी। देखो अभी आप ही देखो, ये वाली जो लाइन है ये एट लो प्रेशर से चली 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 ऊपर 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 हाई प्रेशर पे। बेटा ये टेम्परेचर T1 है एट हाई प्रेशर, राइट। अब टेम्परेचर T1 के बाद टेम्परेचर T2 आ गया, टेम्परेचर T3 आ गया। मतलब आप देखिए पहले स्टीपनेस आपका स्लोप ऐसे था, अब ऐसे आ गया, अब ऐसे आ गया, अब ऐसे आ गया। मतलब T1 से आप T2 के तरफ आ रहे हैं, मतलब आप आइडियल की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि Z इक्वल टू 1 क्या थी बेटा, आपकी आइडियल थी। तो पहले आपका T1 है, अब T1 से आप T2 को आ रहे हैं, T2 से फिर T3 को आ रहे हैं, मतलब आप आइडियल की तरफ आ रहे हो। बेटा अगर आप आइडियल की तरफ आ रहे हो तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो दैट मीन्स T3 इज वेरी नियर टू द आइडियल, और जितना क्लोजेस्ट टू आइडियल होगा उसकी टेम्परेचर उतनी ज्यादा होगी। हेंस द आंसर शुड बी व्हाट, T3 will be greater than T2 will be greater than T1। देखो एक बार समझो, फिर डाउट है तो पूछ सकते हो, देख लो बेटा एक बार प्लीज। अब देखो बेटा, ये मैंने एक ग्राफिकल क्वेश्चन दे दिया और एक सिंपल क्वेश्चन जो जेईई मेंस में पूछा हुआ था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था बेटा कि 1 मोल ऑफ एन गैस ऑक्यूपाई इट्स वॉल्यूम 30 लीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। और हमसे पूछा गया सर प्रेडिक्ट इट्स नेचर, इसकी नेचर पता करो। बेटा हमको इतना तो मालूम पड़ रहा कि ये टेम्परेचर और प्रेशर तो एसटीपी का है, लेकिन एसटीपी में आप जानते हो बेटा प्रेशर 1 atm होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 273 केल्विन होता है, लेकिन वॉल्यूम 22.4 आना चाहिए। आप देखो बेटा आपका वॉल्यूम 22.4 से बढ़ के है, तो सीधा लिखा दो सर वॉल्यूम तो 22.4 लीटर से बढ़ के है, मतलब ऑब्वियसली हमारी ये गैस तो रियल आइडियल नहीं हो सकती, और ये गैस हमारी क्या हो सकती है सर, ये गैस हमारी रियल गैस हो सकती है। लेकिन मुझे इसको मैथमेटिकली डिराइव करना है बेटा इसे मुझे मैथमेटिकली डिराइव करना है। तो मैं इसको मैथमेटिकली कैसे डिराइव करूंगा, आप जरा ध्यान से देखिए बेटा। मैथमेटिकल डिराइव करने के लिए आपको याद होगा हमारे पास एक फॉर्मूला रखा हुआ था, क्या बेटा, Z इज इक्वल टू PV बाय NRT। मोलार वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ V बाय N है। प्रेशर कितना दिया 1 atm, वॉल्यूम कितनी है 30 लीटर, बेटा N कितनी है 1। आप जानते हो R की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैन बी रिटन एज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, कैन बी रिटन एज 22.4 by 273, कैन बी रिटन एज 1/12, है ना। अब एक काम करो बेटे, ये R की वैल्यू ये डाल दो 22.4 by 273 को ऊपर चढ़ा लो, इनटू टेम्परेचर कितनी 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273। भाई अभी आप देखो ये कट गया,
तो 30/22.4 अगर आप करते हो तो z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं आएंगी? आएंगी। z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आना मतलब मेरी गैस क्या बन गई बेटा? द गैस इज ए रियल। मैथमेटिकली भी बता रहा हूं मैं रियल है, नहीं तो ये देख के भी बता सकते हो। टेम्परेचर वॉल्यूम तो चल जाएगा, प्रेशर तो चल जाएगा, बट वॉल्यूम मेरी 30 लीटर है, मतलब मेरी गैस क्या होगी? आइडियल। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया बेटा, इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया ऐसे, कैसे? सर 1 मोल ऑफ गैस हैज वॉल्यूम इज 22.4 लीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द गैस। ऑब्वियसली बेटा प्रेडिक्ट इट्स नेचर, तो आपको दिख भी रहा सीधा सीधा, वॉल्यूम 22.4 है, प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 0 डिग्री है, कुछ भी नहीं करना सर, मेरी गैस का नेचर क्या बन गया? आइडियल गैस। कैसे सर? अरे भाई देखो, Z इज इक्वल टू PV बाय nRT डाल दिए, प्रेशर 1, 22.4 वॉल्यूम है, N देखो 1 मोल ऑफ गैस है, R की वैल्यू 22.4 बाय 273 ऊपर गया, और टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिकम है 273। इससे ये कटा, इससे ये कटा, Z की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब मेरा गैस कैसे बिहेव कर गया? सो गैस इज बिहेव एज ए आइडियल गैस। दिख रहा बेटा? यहां नहीं दिख रहा? ठीक है, मैं बता दूं, यहां तक तो आ गए। इसका मतलब बताओ Z इज इक्वल टू 1 हो गया, और Z इक्वल टू 1 आना मतलब हमारी गैस कैसे बिहेव कर गई? द गैस इज बिहेव एज ए आइडियल। राइट, ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा ये सवाल देखिए, सवाल नहीं है, ये कंसेप्ट है। इसमें देखो मैंने आपको क्या बना के दिया, Z अगेंस्ट P, Z इक्वल टू 1, आइडियल गैस, इसके ऊपर गया तो Z इज ग्रेटर देन 1 बेटा, और जो नीचे आ गया वो Z इज लेस देन 1, नेगेटिव पॉजिटिव। यहां दिख रहा है आपको H2 और He की स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इट इज ओनली एट द हाई प्रेशर। N2 को देखो बेटा एट लो प्रेशर नेगेटिव, हाई प्रेशर पॉजिटिव। O2 देखो एट लो प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर Z इज लेस देन 1 एंड एट हाई प्रेशर Z इज ग्रेटर देन 1। सारे केसेस में ऐसे आ रहे हैं। तो एक नोट आपने याद रखना है, नेगेटिव डेविएशन बढ़ेगा तो लिक्विफैक्शन भी बढ़ेगी। तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं बेटा, यहां नेगेटिव डेविएशन किस किस गैस के लिए है? तो N2 के लिए भी नेगेटिव डेविएशन, देखो बेटा नेगेटिव डेविएशन मतलब लो प्रेशर पे आ गया, O2 भी नेगेटिव डेविएशन आ रहा, और CH4 में भी नेगेटिव डेविएशन आ रहा, और CO2 में भी बेटा नेगेटिव डेविएशन आ रहा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव डेविएशन किसकी है? जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव डेविएशन होगी वो गैस आसानी से लिक्विफाई करेगी। तो यहां मैं सवाल पूछता हूं, अमॉन्ग दिस N2, O2, CH4 and CO2, which gas can be liquefied easily? तो बेटा ट्रिक है यहां पर, क्या ट्रिक है? देखो, जिस गैस की नेगेटिव डेविएशन ज्यादा उसकी लिक्विफैक्शन ज्यादा। तो भाई ये N2 की नेगेटिव डेविएशन यहां पे आ रही, O2 की नेगेटिव डेविएशन यहां, CH4 की नेगेटिव डेविएशन यहां, और CO2 की नेगेटिव डेविएशन यहां। सबसे ज्यादा नेगेटिव डेविएशन किसकी है? CO2 की। हेंस वी कैन से CO2 गैस कैन बी liquefied easily। CO2 गैस कैन बी liquefied easily। देख लो बेटा इसे भी। इसका मतलब अगर मैं H2 और He की बात करूं तो क्या बेटा यहां कुछ नेगेटिव डेविएशन दे रहा है? सो हम बोलेंगे नहीं दे रहा है, सो दे कांट बी लिक्विफाइड एट वेरी हाई प्रेशर। यहां से ये पॉइंट भी समझ में आ रहा कि H2 एंड He दे कैनॉट बी लिक्विफाइड, cannot be liquefied at high pressure। क्योंकि दिख रहा है बेटा हाई प्रेशर में सीधा सीधा गया, Z ग्रेटर देन 1, Z ग्रेटर देन 1, नेगेटिव डेविएशन है ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं हमारा H2 एंड हीलियम, these gas cannot be liquefied at the high pressure, they cannot be liquefied at very high pressure। ठीक है, बना लो इसे, एक छोटा सा सवाल था ये। बेटा यहां देखिए, ये क्वेश्चन जो था लिक्विफैक्शन वाला इस तरह से भी पूछते हैं, जितनी ज्यादा नेगेटिव डेविएशन उतना ज्यादा लिक्विफैक्शन। अगर ग्राफ नहीं दिए तो कैसे पहचानना? बेटा A इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड एज वैन डेर वाल्स गैस कांस्टेंट।
मतलब जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा ए की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा ए की वैल्यू होगी उतना ज्यादा लिक्विफैक्शन होगा। दूसरा बेटा, जितनी मोलार मास मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा ए है, उतना ज्यादा लिक्विफैक्शन है। बेटा मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पोलार होगा उतनी ज्यादा ए होगी, उतनी ज्यादा लिक्विफैक्शन होगी। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन कैसे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी लिक्विफाइड इजीली। भाई हीलियम है, N2 है, CH4 है, अमोनिया है। तो आपको एक बात बताओ बेटा, आप हीलियम की बात छोड़ ही दो, सीधा सीधा लाइन आ गया। N2 उसकी नेगेटिव डेविएशन बहुत कम है, आपको ग्राफ नहीं दिया है तो समझ लो ये H2 और N2 की अगर बात करते हो तो दोनों के दोनों कैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। बेटा CH4 भी कैसा नॉन पोलर है, तो मैं बोलूं सर ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये दो तो छुट्टी है। और CH4 आपका कैसा है सर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। बेटा अमोनिया की बात करो तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल है मतलब पोलैरिटी है, मतलब ए ज्यादा है, मतलब लिक्विफैक्शन आसानी से करेगा। तो ये चारों में अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड इजीली। बेटा यहां देखो H2O2, N2 एंड Cl2, सर ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर। अब सारे नॉन पोलर हो गए हैं तो करना क्या बेटा, जस्ट ढूंढो इनकी मोलार मास। हाइड्रोजन की मोलार मास 2 ग्राम पर मोल, इसकी बेटा 16 इंटू 2 32 ग्राम पर मोल, इसकी आ जाओ 14 इंटू 2 28 ग्राम पर मोल, इसकी सर 71 ग्राम पर मोल। मतलब जितनी ज्यादा मोलार मास, जितनी ज्यादा मोलार मास उतना ज्यादा वैल्यू ऑफ ए, उतना आसानी से इन चारों में ये आसानी से लिक्विफाई करेगा। यहां पर देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सरफेस एरिया बढ़ने से हम बोलते हैं बेटा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितनी ज्यादा सरफेस एरिया हो उतना ज्यादा ए, उतना ज्यादा ए मतलब गैस उतने आसानी से लिक्विफाई करेगा। सो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ले लो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा यहां देखिए मैंने आपको और एक क्वेश्चन बना के दिया, इसका बड़ा आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्शन फैक्टर्स इन द प्रेशर जब n की वैल्यू 1 हो। बेटा प्रेशर करेक्शन आपको ठीक से याद होगा, मैंने बना के दिया था वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन में P प्लस ए इंटू एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इक्वल टू आर टी। तो प्रेशर करेक्शन में आपको याद होना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, हमारे पास में P प्लस ए इंटू एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, जहां n की वैल्यू 1 डालो तो a बाय वी स्क्वायर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि n की वैल्यू 1 है ना, n इक्वल टू 1। यहां पे आइए, ये जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, ये मेंस लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है जो मैंने बना के दिया है। हमारे पास 4 गैसेस है बेटा, A, B, C और D, और चारों गैसेस में उन्होंने क्या कर दिए कि यहाँ पर Z की वैल्यू दे दिया 1.4, 0.8, 1.6, 0.4। हमसे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मतलब कौन सी मोस्ट आइडियल है वो पहले रहना और जो लीस्ट आइडियल है वो दूर रहना। तो बेटा ये जो अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर अगर पूछता है ना, तो सबसे पहले आपको एक याद करना है, जिसकी Z की वैल्यू क्लोजेस्ट टू 1 हो, Z की वैल्यू क्या हो बेटा, क्लोजेस्ट टू 1 हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट आइडियल। तो कैसे पता करें भाई, ये देखो आप, ये क्या था बेटा 1.4 माइनस 1 तो 0.4, बेटा ये 1 माइनस 0.8 करा लो 0.2, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, यहां से निकालो 0.6, ये भी निकालो 0.6। तो क्लोजेस्ट टू 1 कौन है भाई, 0.6, 0.6, 0.2 या 0.4। तो आप जानते हो अगर ये मेरा ग्राफ है, ये Z की वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली अगर ये Z की वैल्यू 1 होगी तो यहां से क्लोजेस्ट टू 1 की तरफ अगर मैं जाना चाहूं तो ऑब्वियसली ये मेरी 0.2 इट इज नियर टू द 1 है, क्योंकि देखो ये 0.8 में 0.1 और 0.1 दो डाल दो 1 हो जाएगा। बेटा इसको 1 लाने के लिए आपको 0.6 से निकालना पड़ेगा और इसको 1 लाने के लिए 0.6 ऐड करना पड़ेगा। तो नियरेस्ट टू क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ 1 कौन सी होगी बेटा, ये वाली, दैट इज 0.2। ठीक है, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो एक काम करो, गिवन Z की वैल्यू में आप 1 से माइनस करो, माइनस करने के बाद जो आपकी वैल्यू बचेगी, जो सबसे कम वैल्यू होगी, दैट विल बी द क्लोजेस्ट टू द 1 होती है। इसका मतलब ये मेरा B जो होगा, ये वाला B मेरा, इट इज ए मोस्ट आइडियल गैस होगी। तो मोस्ट आइडियल गैस है, उन्होंने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन, ये ज्यादा आइडियल है।
अब इसके बाद चलो 0.2 के बाद रहा 0.4 ए है, फिर इन दोनों को देखो भाई, दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो C इज इक्वल टू D एंड हेंस इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। देख लो बेटा, एक बार इस क्वेश्चन को ठीक से देख लो, फिर इसके और एक लेवल क्वेश्चन करेंगे। प्लीज सी हियर बेटा, याद देखिए अभी, अब यही टेबल में मुझे पूछा गया अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मतलब एक ऑर्डर लगाना है, अट्रैक्टिव फोर्स किस में ज्यादा और अट्रैक्टिव फोर्स किस में कम है। तो अट्रैक्टिव फोर्स का एक कंसेप्ट है बेटा, अगर आपको याद होगा तो मैं थोड़ा क्लियर करा लूं। ये कंसेप्ट है, जहां पर नेगेटिव डेविएशन होगा सर, जहां पर नेगेटिव डेविएशन होगा बेटा, वहां पर z की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन मतलब z की वैल्यू लेस देन 1। बेटा जहां भी नेगेटिव डेविएशन है, z की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब वहां पर क्या हो गया, हमारी गैस कंप्रेस हो जाती है। ये कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। जहां भी नेगेटिव डेविएशन आ जाए, z की वैल्यू लेस देन 1 और गैस अपनी क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। इसका मतलब यहाँ पर गैस कंप्रेस होना मतलब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा, हेंस वी कैन से अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर रहा है, राइट। हमसे पूछा अट्रैक्टिव फोर्स, तो z की वैल्यू लेस देन 1 होना। उल्टा बना लो भाई, पॉजिटिव डेविएशन। बेटा अगर पॉजिटिव डेविएशन लगाना चाहो तो z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 अगर आ जाए तो आपकी गैस को क्या हो जाएगी बेटा, ये तो कंप्रेस है तो गैस एक्सपांड होने लग जाएगा। तो जब गैस एक्सपांड करेगा, इसका मतलब आपका रिपल्शन फोर्स बढ़ते जाएगा। आपका क्या बेटा, ये रिपल्शन फोर्स बढ़ते जाएगा, इंक्रीजेस। अब इसके हिसाब से यहाँ पर आपके पास ABCD लगा हुआ है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ABCD Z की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले नेगेटिव डेविएशन देखना है आपको। बेटा नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या होगा, देखिए गिवन वैल्यू ऑफ द Z -1 करो। बेटा ये -1.4 तो +0.4, ये -1 तो कितना आएगा बेटा, गिवन वैल्यू -1 तो ये आ गया -0.2, ये आ रहा +0.6, ये आ रहा -0.6। तो देखो बेटा, जहां पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये दोनों में आ रही है, दोनों में नेगेटिव। देखो गिवन वैल्यू -z करना है तो 1.4 -1 +0.4, 0.8 -1 -2, 1.6 -1 +0.6, 0.4 -1 -0.6। अब ये दोनों नेगेटिव है, सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी है, डी की है भाई। तो आपने बोला अट्रैक्टिव फोर्स डी में सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर बी में ज्यादा है बेटा। ठीक है, डी और बी तो आ ही गए। अब बचे कौन से, आपका ए और सी। अब आप देखिए, जैसे -6 के बाद कहां पर आओगे आप, -4 पे आओगे, -3 पे आओगे, -2 पे आओगे। -2 के बाद बेटा माइनस है ना, -0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2 करते करते बेटा -0.1, फिर आप 0 पे आ गए, फिर 0 पे आने के बाद +1 आओगे, फिर +2, ऐसे बढ़ते जाओगे। तो अब इन दोनों में सबसे पहले वैल्यू किसकी आएगी, ऑब्वियसली ए की आएगी, और ए के बाद सी की आएगी। अब ये ए हो गया और ये सी हो गया, एंड इट इज द ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो देखो बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा तो आपको यही याद रखना है कि नेगेटिव डेविएशन आना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। और रिपल्शन फोर्स के बारे में पूछा तो पॉजिटिव डेविएशन देखते हैं बेटा, जहां z की वैल्यू बढ़ती है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको रिपल्शन फोर्स की ऑर्डर पूछे तो इसको रिवर्स कर देना भाई, सी सबसे ज्यादा और डी सबसे कम। राइट, लिख लो बेटा ऐसे, प्लीज नोट डाउन। बना लिए, चलो ये टॉपिक को बेटा अभी लास्ट खत्म कर देंगे एक छोटा सा ग्राफ बना के। एक्चुअली वो ग्राफ नहीं भी दिए तो बच्चों को समझ में आ जाता, पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि एनसीईआरटी की एक भी लाइन ना छूटे और बच्चे ऐसा फील ना करे कि सर कुछ तो कम है करके। एवरीथिंग आई हैव कवर्ड हियर फॉर आईआईटी मेंस एज वेल एज फॉर द नीट चिल्ड्रन। सारे बच्चों को पूरा पॉइंट यहाँ कवर किया गया है बेटा। ये कुछ ग्राफ इस तरह से दिया गया है, देखिए ये लास्ट पार्ट है बेटा इसका। प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम, प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम। बेटा मैं यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, एंड इट इज अ ग्राफ, इट इज फॉर द आइडियल गैस के लिए है। देखिए बेटा, आइडियल गैस के लिए ग्राफ बनाया है
और ये डॉटेड लाइन में ऐसे 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 बनाना चाहता हूं, और ये गैस मेरी है रियल गैस के लिए। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, ये वाला पॉइंट को लेके चलिए, तो यहाँ पर ये पॉइंट कहां पर आ रहा है, देखिए दिस इज अ पॉइंट कमिंग ऑन हियर। हम बोलेंगे इट इज ए वॉल्यूम ऑफ द आइडियल, और ये पॉइंट को बेटा आप लेके यहाँ चलिए, और मैं बोलूंगा दिस इज कॉल्ड एज ए वॉल्यूम ऑफ रियल। बोलो बेटा वॉल्यूम ऑफ रियल और वॉल्यूम ऑफ आइडियल में किसकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा है? तो हम बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ रियल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। दिख रहा ना बेटा, ये वॉल्यूम ऑफ रियल है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल। हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ रियल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। लेकिन ये जो वॉल्यूम ऑफ रियल ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल कब होगा? जब आपका प्रेशर कैसा होगा? एट हाई प्रेशर। प्रेशर कैसे होगा बेटा? व्हेन द प्रेशर इज हाई। देखो एट हाई प्रेशर में वॉल्यूम ऑफ रियल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। मैंने अब तक जो पढ़ाया वो उसका ये पूरा एक्सट्रैक्ट है बेटा, जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एट लो प्रेशर पे चलिए, मतलब अगर आपका प्रेशर हाई हो गया तो प्रेशर हाई में वॉल्यूम ऑफ रियल ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल आ गया, मतलब मैं बोलूंगा सर इस डेविएशन विल बी कॉल्ड एज ए नेगेटिव डेविएशन बेटा, सॉरी पॉजिटिव डेविएशन बोलना है। क्यों मालूम है? वॉल्यूम ऑफ रियल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, तो डेविएशन पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव डेविएशन हमेशा हाई प्रेशर में देखा जाता है। अगर आपको वो मेरे कंडीशंस याद होंगे, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर वाला। चलो एक काम करेंगे, लो प्रेशर पे लेके चलेंगे बेटा। अभी एक काम करेंगे, हम लो प्रेशर पे लेके चलेंगे। लो प्रेशर में ले जाने के लिए थोड़ा ग्राफ को बेंड भी करना पड़ेगा भाई। अब देखो लो प्रेशर में ले चल रहा हूं, ये रहा ऐसा, ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ ए रियल, और ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ ए आइडियल। आपको दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ आइडियल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ रियल। बेटा ये कब होगा? इट इज ओनली पॉसिबल एट द लो प्रेशर। इट इज पॉसिबल एट हाई प्रेशर, इट इज पॉसिबल ओनली एट द लो प्रेशर। अब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल विल बी मोर देन द रियल, मतलब ये डेविएशन क्या होगी बेटा? दिस डेविएशन विल बी कॉल्ड एज ए नेगेटिव डेविएशन। ये ग्राफ अपने एनसीईआरटी में भी है, इसलिए मैंने भी दे दिया बेटा। और ये डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर पॉसिबल हो रही ओनली एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट? तो इस तरह से बेटा मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको करा के दे दिए है। फिर भी हमारे एनसीईआरटी में आपको एक लास्ट में 2 पॉइंट मिलने वाले हैं, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए लिक्विफैक्शन फैक्टर्स वाला, दैट विल कॉल्ड एज ए क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। चलो वो पार्ट भी हम लोग कवर कर देंगे, तो हमारा ये पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए बेटा, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस मतलब हाई प्रेशर हो, लो टेम्परेचर हो, विच आर इजीली लिक्विफाइड। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या है बेटा? डिनोटेड एज ए टीसी है, द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड। द मिनिमम टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied। ठीक है, the minimum temperature above which the gas cannot be liquefied are called as a critical temperature। it is denoted as a बेटा TC, और TC की वैल्यू होती है, TC इसकी वैल्यू होती है 8A/27 RB। तो आपको ये वैल्यूज याद करनी है बेटा। TC इज इक्वल टू 8A/27 RB। नाउ आइडियल गैस की कंडीशंस क्या होती है आप जानते हो? अगर मेरे पास गैस आइडियल है तो आइडियल गैस की कंडीशंस आएंगी कि A की वैल्यू 0 डाल दिए 0। बेटा अगर A की वैल्यू 0 डालते हो तो सारा का सारा टर्म आपका TC क्या आ जाएगी? TC इक्वल टू 0। तो हेंस बोलेंगे आइडियल गैस में A इज इक्वल टू 0 है तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी मेरा 0 हो जाएगा। ये हो गया आइडियल गैस। इसका मतलब सीधी सीधी बात है बेटा, आइडियल गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड, कांट बी, इट कैनॉट बी लिक्विफाइड। आइडियल गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड। ये क्रिटिकल टेम्परेचर की बात किया है बेटा। क्रिटिकल प्रेशर भी होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम भी होता है। अब ये जो आपका क्रिटिकल प्रेशर है इसको मैं डिनोट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ PC। व्हाट इज ए क्रिटिकल प्रेशर? क्या आएगा बेटा? ड्यूरिंग लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस प्रेशर एट TC इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। ड्यूरिंग liquefaction of a gas
है ना, जब गैस लिक्विफाई हो रही है एट द क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो प्रेशर जो होगा उस प्रेशर को बोला गया क्रिटिकल प्रेशर। देखो, ड्यूरिंग लिक्विफेक्शन ऑफ ए गैस, प्रेशर एट टीसी इज कॉल्ड प्रेशर एट टीसी इज कॉल्ड पीसी। व्हाट इज अ पीसी बेटा? क्रिटिकल प्रेशर, डिनोटेड एज ए पीसी। हाँ बेटा, पीसी का फॉर्मूला कैसे होता है? जैसे आपने 8a/27 RB लिखा है, वहां पे a/27 b स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज a/27 b स्क्वायर इज ए वैल्यू फॉर पीसी, a/27 b स्क्वायर। थर्ड वन है क्रिटिकल वॉल्यूम भी आता है, मतलब द वॉल्यूम ऑफ ए गैस वीसी कर दो इसको, है ना, ड्यूरिंग लिक्विफेक्शन ऑफ ए गैस, तो वॉल्यूम एट क्रिटिकल टेम्परेचर कॉल्ड एज ए क्रिटिकल वॉल्यूम। वॉल्यूम एट critical temperature is called critical volume VC, is called critical volume VC. Sorry बेटा, VC is equal to 3 times of the B। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा क्रिटिकल वॉल्यूम बढ़ेगी, जैसे साइज कम होगा क्रिटिकल वॉल्यूम भी कम हो जाएगी, राइट। तो कंडीशन फॉर द लिक्विफेक्शंस क्या होना चाहिए बेटा? हमेशा ये याद रखो, कंडीशंस ये जो होती है हमारी लिक्विफेक्शंस की, कंडीशंस फॉर लिक्विफेक्शन क्या होना चाहिए? अगर क्रिटिकल टेम्परेचर है और आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर आप कंपेयर करो तो क्रिटिकल टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ के होना चाहिए, राइट बेटा। क्रिटिकल टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ के होना चाहिए, मतलब आपका नॉर्मल प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से बढ़ के होना चाहिए। ये कंडीशन है बेटा लिक्विफेक्शंस की, राइट। क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन द नॉर्मल, मतलब आपका नॉर्मल प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल प्रेशर होना चाहिए। वैसे अगर आप सॉल्व भी करते आए बेटा पीसी वीसी का रिलेशंस, तो आपको याद होगा ये हमने पढ़ा था बेटा Z इज इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी, कंप्रेसिविटी फैक्टर पढ़ते हैं आप लोग। तो पीवी बाय एनआरटी 1 मोल ऑफ गैस ले लो तो आपको आएगा क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल 1 R इंटू क्रिटिकल टेम्परेचर TC। बेटा एक काम करो, पीसी की वैल्यू डालो कितनी है? व्हाट इज पीसी? पीसी ये है, क्या है बेटा? a/27 b स्क्वायर इंटू क्रिटिकल वॉल्यूम डालो, ये है, क्या है बेटा? 3b/r इंटू क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू डालो, क्या है बेटा? 8a/27 RB। सॉल्व करके देखो, आपको इसकी वैल्यू आती है 3/8। करके देखो, मैंने नहीं किया पर मुझे याद है। Z इक्वल टू पीवी इंटू वीसी बाय आर इंटू टीसी, सारी वैल्यूज डालो, क्रिटिकल प्रेशर डालो, वॉल्यूम डालो, टेम्परेचर डालो, सॉल्व करो, आपको क्या आएगा? Z की वैल्यू 3/8। इसका मतलब अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, यहां से Z की वैल्यू अगर मैं 3/8 डालू, देखो Z इज इक्वल टू पीसी इंटू वीसी बाय आर इंटू टीसी। अगर मैं Z की वैल्यू यहां पर 3/8 डाल दूं तो सोचो बेटा रिलेशन कैसे बनेगा? पीसी इंटू वीसी इज इक्वल टू 3/8, है ना बेटा। Z की वैल्यू 3/8 डालो तो क्या आएगा? पीसी इंटू वीसी इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ आर इंटू टीसी। ऐसे रिलेशन बेटा IIT मेंस लेवल में पूछे जाते हैं। तो ये आपका रिलेशन है बेटा, क्रिटिकल प्रेशर इंटू क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3/8 टाइम ऑफ ए आर इंटू क्रिटिकल टेम्परेचर। इज इट क्लियर? तो इस तरह से बेटा मैं सारे के सारे क्रिटिकल कंडीशंस भी मैंने आपसे डिस्कस करा दिया है। इससे क्या मालूम पड़ता है बेटा, हमारे पास आइडियल गैस, रियल गैस के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मॉडल में हो तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, राइट। बेटा अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज यू कैन कमेंट ऑन मी, राइट। थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय।